हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आप सभी का टेंशन गॉन नोट्स चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का लेक्चर सॉन्ग लर्निंग इन बर्ड्स और सॉन्ग बर्ड्स पे है। सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ये कौन सी चिड़िया हैं जो गाना गाती हैं और इनका जो स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग है ये कैसे सीखती हैं, उसके लिए इनकी एज क्या होती है, क्या सभी बर्ड्स गाना गाती हैं या ये किस तरह की लर्निंग है, ये किस तरह से ये गाना सीखती हैं। इसके अलावा इनके जो सॉन्ग्स हैं इस पे बेस्ड किस किस तरह के लोगों ने, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बेस पे उन्होंने जाना कि ये किस तरह से अपना जो सॉन्ग्स हैं वो गा पाती हैं। तो इस पे एक तरह से पूरा डिटेल स्टडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सॉन्ग बर्ड्स या सॉन्ग लर्निंग इन बर्ड्स के बारे में जानने के पहले चलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें कि आखिर ये सॉन्ग बर्ड्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिसर्च है शोन दैट मोस्ट बर्ड लर्न द सॉन्ग ऑफ देयर स्पीशीज एट अ वेरी यंग एज, यानी कि रिसर्च से ये पाया गया कि जो बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो अपना स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग हम किसे कहेंगे, यानी कि जो इस पर्टिकुलर जो बर्ड है वो पर्टिकुलर जो स्पीशीज को बिलोंग करती है उसका अपनी एक भाषा होगी। ठीक है, तो अब क्योंकि ये गाना गाती हैं एक फ्लुएंसी में, लंबा सा, वो जैसे आपने जैसे स्पैरो को आपने देखा ची 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 करके वो अपना चहचहाती है, तो इसी तरह से स्पैरो की वो स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग मान लीजिए। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बर्ड्स का भी अपना जो गाना गाती हैं, यानी कि जो इतना इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, तो उनका वो जो सॉन्ग है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है और वो उनकी जो बहुत यंग एज, जब वो बहुत छोटे होते हैं तो तभी से वो अपने उस स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग को सीखना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ह्यूमंस के बेबी जो हैं, जैसे हमारे बेबीज जो होते हैं वो बहुत छोटी उम्र से ही अपने जो बड़े लोग हैं या अपने पेरेंट्स उन लोगों को देख के सुन के अपनी लैंग्वेज को सीखते हैं। तो इसी तरह से जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो भी अपने पेरेंट्स को देख के या जो भी उनके बड़े हैं उनको देख करके वो अपनी लैंग्वेज को वो सीखते हैं। और ये पूरा डिपेंड करता है उनके जीन्स पे कि कितनी जल्दी वो अपने उस सॉन्ग को वो सीख पाती हैं। सो फ्रेंड्स, जो बर्ड सॉन्ग्स हैं उस पर काफ़ी रिसर्च हुई है और काफ़ी रिसर्च के बाद अपनी ये स्टडीज़ की है किस तरह से सॉन्ग्स ये गाती हैं और किस तरह से इनमें लर्निंग होती है। ये जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेट किया है। तो जो सॉन्ग बर्ड्स हैं वो बेसिकली अगर हम देखें तो ऑर्डर पसेरी फॉर्म्स की जो क्लास एप्स है उसके ऑर्डर पसेरी फॉर्म को ये बिलोंग करती हैं। और जो पसेरी फॉर्म की बर्ड्स हैं आप उनको कह सकते हैं कि ये सॉन्ग बर्ड्स हैं और यही वो बर्ड्स हैं जो अपने गीत गाती हैं। ओके, अब देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक स्पीशीज का, हर एक बर्ड की स्पीशीज का जो सॉन्ग्स गाती हैं या अपने गीत गाती हैं वो डिफर करता है। कहने का मतलब है कि ये जो इनके अपने सॉन्ग्स हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग्स होते हैं और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। ओके, तो आज के दौर में जो ये सॉन्ग बर्ड्स के जो सॉन्ग्स हैं इसको एनालाइज करने के लिए, इसको जानने के लिए अकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो सॉन्ग्स ये बर्ड्स गाती हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करके इनके सॉन्ग्स के बारे में स्टडी किया जाता है। तो ये आज के दौर की एक नई तकनीक है कह लीजिए कि जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक बर्ड का सॉन्ग कहाँ पे डिफरेंट है और दूसरी बर्ड का सॉन्ग कहाँ पे एक दूसरे से ये डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो इस तरह से जो इनके सॉन्ग्स हैं ये उसमें ये पाया गया कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिटी रहती है, काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग्स भी ये गाती हैं। और कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो बहुत ही इजी तरह के सॉन्ग्स गाती हैं, तो उसका रीज़न क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से जो कुछ बर्ड्स ऐसी हैं उनमें अपने स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग्स तो होता ही होता है, इसके अलावा भी वो लगभग 3000 के करीब इसमें मतलब डिफरेंस पाए गए हैं। जैसे ब्राउन थ्रेसर एक बर्ड है, एक बर्ड की प्रजाति है ये, तो उसमें लगभग इन्हीं की स्पीशीज में 3000 के लगभग इतनी अलग अलग गाने की वैरायटी पाई गई है, समझ लीजिए। ठीक है, तो हर एक
कह सकते हैं कि हर एक जो बर्ड स्पीशीज है उसका अपना सॉन्ग दूसरे बर्ड स्पीशीज से वेरी करता है, अगर हम उसको इंडिविजुअली देखें। लेकिन कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं जो थ्रू आउट अपनी लाइफ में वो जैसी आवाज़ें सुनती हैं उस तरह की वो आवाज़ को अपने सॉन्ग्स में वो तब्दील कर सकती हैं, या आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की नकल करने वाली ये बर्ड्स होती हैं, जैसे स्टारलिंग है और मॉकिंग बर्ड्स हैं। तो ये ऐसी हैं कि जो भी अपने आसपास में ये अपनी लाइफ टाइम में जो भी आवाज़ें सुनेंगी उसको ये मिमिक्री उसकी कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ पक्षी ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे नकलची हैं, कह सकते हैं उनको, कि हमारी आवाज़ों को वो बिल्कुल डिट्टो वैसे ही वो कॉपी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ उष्णकटिबंधीय जो प्रजातियां हैं उसमें जैसे ड्रैगन्स हैं, और इसके अलावा कुछ मिश्रित जो प्रजातियां हैं वो भी अपनी जो मिमिक्री वाली जो इनकी हैबिट है उसको ये बहुत ही अच्छे से ये शो करती हैं। इवन समझ लीजिए कि जो हम मानव, जो हम लोग मनुष्य लोग जो अपनी आवाज़ें निकालते हैं उसको भी ये अपने सॉन्ग्स में ये शामिल कर सकती हैं। तो ऐसी ये बर्ड्स होती हैं। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि जो ये बर्ड्स ये वोकल मिमिक्री जो इस तरह से ये करती हैं तो उसका क्या इनको फ़ायदा है और ये क्यों करती हैं। तो इस पे फिर स्टडी हुई और फिर इस पे कई सारी परिकल्पनाएं जिसे कि हम हाइपोथेसिस कहते हैं वो आए, और कुछ सुझाव भी शामिल किए गए। तो उसे ये कहा गया कि कुछ ने बोला कि जो इनकी मिमिक्री है वो एक तरह से इनके फिटनेस को मतलब वो शो करती है कि ये बर्ड काफ़ी फिट हैं और ये बिल्कुल मैच्योर हैं रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल सिलेक्शन की प्रोसेस के लिए। ओके, और इसके अलावा ये इनकी जो ये वोकल मिमिक्री उससे ये भी पता चलता है कि ये एक तरह से ब्रूड परजीवी की मदद कर सकते हैं, साथ ही शिकार से रक्षा कर सकते हैं अपनी। लेकिन किसी भी कार्य के लिए एक मजबूत, हम जो कहें कि एक समर्थन की इसमें कमी पाई गई। कई प्रजातियों में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि हालांकि जो इनका मूल गीत है यानी कि जो स्पीशीज स्पेसिफिक जो सॉन्ग है वो सभी जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करने वाली जो बर्ड्स हैं उन सब के लिए एक समान है। ओके, लेकिन जो युवा पक्षी जो अपने गानों को गाते हैं तो ये जो गाने हैं ये अपने पेरेंट्स यानी कि अपने पिता से ये सीखते हैं, और इस तरह से इनकी जो कह सकते हैं कि जो इनके सॉन्ग्स हैं ना उसमें भी पीढ़ियों में मतलब हर जनरेशन में एक तरह से उसमें अलग अलग उसमें डिफरेंशिएशन पाया गया। और जो डिफरेंशिएशन है ये एक तरह से इनके जो लोकल डायलेक्ट है उसको भी प्रेजेंट करता है कि किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो बर्ड्स डिफरेंट जो बर्ड्स जो गाती हैं वो सारी ही एक तरह से अपना उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए एक अपनी लैंग्वेज को डेवलप करती हैं जिसे कि हम उसका लोकल डायलेक्ट भी कहते हैं। तो वो भी ये एक तरह से इसमें डेवलप करती हैं जिसकी वजह से इनकी जनरेशन टू जनरेशन में भी कि उसमें इनके सॉन्ग्स में वेरिएशन हो सकता है। अब जहाँ तक इनके अपने सॉन्ग्स को सीखने की बात है तो ये अपनी बिल्कुल बहुत ही अर्ली एज में ये अपने सॉन्ग्स को ये सीखते हैं, और अपने अडल्ट जो कि इनके पिता हैं बेसिकली जो मेल्स हैं वही क्योंकि सॉन्ग्स गाते हैं ज़्यादातर स्पीशीज़ में, तो ये अपने पिता से उन सॉन्ग्स को सीखते हैं और उसी सॉन्ग को ये आगे जा कर के उसी को ये अच्छे से डेवलप करते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अर्ली एज में ये बर्ड्स जो हैं अपने सॉन्ग्स को सीखती हैं, तो कुछ में ये सॉन्ग्स उनके जब वो दिनों की होती हैं वो बर्ड्स, जब उस दौरान वो सॉन्ग्स को सीखती हैं तभी वो सॉन्ग से वो आगे जाके फैमिलियर हो पाती हैं और अपने उस वर्जन को वो डेवलप करती हैं। और कुछ में हो सकता है 35 डेज़ के दौरान, जैसे चिक के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो अपने अडल्ट के अगर सॉन्ग्स को उस टाइम पे सुनती हैं तो आगे जा कर के फिर वो उस सॉन्ग को अच्छे से डेवलप कर सकती हैं। तो ये थोड़ा वेरी करता है बट मोस्टली यही है कि जो सॉन्ग बर्ड्स हैं उनमें जो उनके सॉन्ग्स हैं वो उनकी अर्ली एज ऑफ लाइफ में जब उन्होंने अपने एडल्ट्स को सॉन्ग्स को गाते हुए सुना होता है तभी वो उस सॉन्ग को आगे जा कर के उसको डेवलप कर पाती है। चलिए अब सॉन्ग बर्ड्स के बारे में ज़रा डिटेल में और जान लें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो ऑर्डर पसेरी फॉर्म्स हैं यानी कि एवियन ऑर्डर है
जिसमें कि बर्ड्स रखी जाती हैं, तो उसकी जितनी भी बर्ड्स हैं स्पेसिफॉर्म्स की, वो सारी ही बर्ड्स सॉन्ग बर्ड्स कहलाती हैं। क्योंकि लैटिन में देखो पैसर का मतलब होता है स्पैरो, स्पैरो यानी कि जिसको आप हिंदी में गौरैया कहते हो। तो ये जो बर्ड्स हैं ये गौरैया की तरह की दिखने वाली, फॉर्मिस मीन्स शेप्ड, ओके। तो ये गौरैया की तरह की दिखने वाली या उस तरह की शेप की ये बर्ड्स हैं, और ये सभी जो बर्ड्स हैं इस शेप की, ये इस ऑर्डर की, ये अपने गीत गाती हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग्स गाती हैं। तो इन जो सॉन्ग बर्ड्स, जिसको कि हम सॉन्ग बर्ड कह रहे हैं, गीत गाने वाली बर्ड्स कह रहे हैं, इनको पर्चिंग बर्ड्स भी कहा जाता है या इनको सॉन्ग बर्ड भी कहते हैं, ओके। तो कॉमनली इनको सॉन्ग बर्ड के नाम से ही सभी लोग जानते हैं, और इसमें लगभग 9000 के करीब लिविंग बर्ड स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं। और इसमें जैसे स्पैरो है, स्वेलोज हैं, स्टारलिंग्स, कैनरीज, फिंचेस, वार्बलर्स, जेज, टिटमाइस, क्रोज और रेंस, रोबिन्स, और इसके अलावा बंटिंग्स, ये लगभग ये बर्ड्स हैं अलग अलग प्रजातियों की, जो अपने स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग्स गाती है, या जिन्हें हम सॉन्ग बर्ड्स कहते हैं, ओके। तो ये जो सॉन्ग बर्ड्स हैं स्पेशली जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे रहने वाली ये बर्ड्स हैं, और इनमें मेनली जो इनके मेल्स हैं, यानी कि जिनको हम इनका नर कह सकते हैं, तो वो मेनली अपने सॉन्ग्स ये गाते हैं। और फीमेल्स, कुछ ही स्पीशीज की ऐसी फीमेल्स हैं जो कि ट्रॉपिकल स्पीशीज हैं कुछ, तो उनमें उन बर्ड्स की जो फीमेल्स हैं वो सॉन्ग्स गाती हैं, ओके। लेकिन प्रायः जो मेल्स हैं वही सॉन्ग्स गाते हैं अपने स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग्स को, ओके। और कुछ ऐसी भी स्पीशीज पाई गई हैं जिसमें कि सेम स्पीशीज की मेल और फीमेल दोनों ही अपने सॉन्ग्स को आपस में गाती हैं, और उसको हम डुएट सॉन्ग भी कहते हैं, ओके। तो इस तरह से ये सॉन्ग बर्ड्स का के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है। सो फ्रेंड्स, जो पैसेरी फॉर्म्स की जो बर्ड्स हैं, ये मेनली इनमें जो मेल्स हैं, ज़्यादातर स्पीशीज में मेल्स बर्ड्स ही सॉन्ग्स को गाते हैं, अपनी स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग्स को गाते हैं, और कुछ में फीमेल्स भी गाती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और ये जो इनका सॉन्ग है ये एडवर्टाइज करता है, या ये बताता है कि ये जो बर्ड है ये सेक्सुअली मैच्योर हो गई हैं और ये पूरी तरह से रेडी हैं किसी मेट को एक्सेप्ट करने के लिए। यानी कि अपनी जो इनकी रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी हैं और उसके लिए तैयार है। और इसके अलावा इनका जो ये सॉन्ग है वो, या इनकी जो क्वालिटी है इनके सॉन्ग की, वो ये सजेस्ट करती है, ये बताती है कि ये कितने फिट हैं ये बर्ड, ओके। तो जितनी अच्छी तरह से कोई बर्ड अपना सॉन्ग को गाएगी तो वो उसकी हेल्दीनेस, उसकी फिटनेस को वो शो करता है, और साथ ही ये भी शो करता है कि ये जो बर्ड है इसमें किसी भी तरह के पैरासाइट्स या डिजीज नहीं है, या डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि उसके हेल्थ को ये शो करता है कि उसकी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी है। तो कई बार जो ये सॉन्ग्स जो ये गाती हैं, तो इनका जो सॉन्ग है, जैसे आपने लॉयन के केस में देखा कि अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए अपने यूरिन को वो यूज़ करता है, ठीक है, ताकि अपनी यूरिन को उतनी एरिया में वो छोड़ देगा जहाँ जहाँ पे कि वो रहता है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल से जो दूसरे जो एनिमल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई कि इस एरिया में ये लॉयन रहता है, तो उस ओर को उनको नहीं जाना है। तो इसी तरह से जो बर्ड्स हैं इनका जो सॉन्ग है ये भी एडवर्टाइज करता है कि इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में हम रहते हैं और ये हमारी एरिया है, ओके। और इसके अलावा जो मेल्स हैं वो अपने सॉन्ग्स को अपने जो पड़ोसी जो उनके साथ में जो बर्ड्स रहती हैं उनकी तरह के सॉन्ग में वो उससे मैच करते हुए वो सॉन्ग को गाते हैं, जिससे कि एक लोकल डायलेक्ट वहाँ पे डेवलप होता है। तो लोकल डायलेक्ट से मेरा मतलब है स्टूडेंट कि जैसे हमारे केस में कहा जाता है ना कि जैसे घाट घाट पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, है ना। तो हम लोग किसी की पर्टिकुलर लैंग्वेज सुन करके हम बता सकते हैं कि ये बंदा उस पर्टिकुलर एरिया का रहने वाला है, वहाँ उस एरिया को ही बिलोंग करता है, क्योंकि वहाँ पे वो भाषा बोली जाती है। तो उसी तरह से बर्ड्स के केस में भी होता है। तो आपको ये थोड़ा सा लोकल डायलेक्ट आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, तो आपको एक बेस्ट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो कई बार कभी अगर आपने पहाड़ों की ओर अगर आप गए होगे तो किसी पर्टिकुलर मोड़ से गुजरते हुए आपने सुना होगा बहुत सारी चिड़िया चहचहाती हैं और उनमें पता नहीं चलता है
कि ये कौन सी पर्टिकुलर बर्ड बोल रही है या गा रही है ना। तो वो दरअसल इसलिए क्योंकि वो सारी ही बर्ड एक ही तरह का गाना एक तरह से मैच करते हुए गा रही होती हैं, तो उसी को जो अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए वो अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में गा रही है, वहाँ की जितनी भी बर्ड्स हैं, तो उसी को हम कहते हैं लोकल डायलेक्ट। ठीक है, तो उस तरह से ये अपने लोकल डायलेक्ट को ये अपना डेवलप कर लेती हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया में इतनी ये बर्ड रहती है। ओके, तो इसके अलावा मैंने बताया कि अपनी टेरिटरी को भी एक तरह से मार्क करते हैं अपने गाने से कि भाई अगर उस पर्टिकुलर एरिया में उस बर्ड का गाना सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का पोजीशन उस बर्ड का है। ओके, तो वो वहाँ पे रहती है इस तरह से। और इसके अलावा जो कुछ टेम्परेट जोन की जो बर्ड्स हैं, इनमें जो इनके यंग वंस होते हैं तो उनके पास में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि जो इनके मेल्स हैं, जो इनके बड़े हैं, वो अपने उस गाने को गा रहे होते हैं। तो जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो उस दौरान ये भी अपने बड़ों को उस गाने को गाते हुए ये सुनते हैं। और वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो मेल्स हैं वो अपने पहले समर में अपने गाने को गा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो उनका पहला जो ऑटम है या जाड़ा है उस टाइम पे वो उस गाने को नहीं गा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से फिर वो देखते हैं कि जो फॉलिंग स्प्रिंग है या स्प्रिंग सीजन में जो इनके बड़े हैं वो उस गाने को गा रहे हैं, यानी कि उनका जो ब्रीडिंग सीजन है उस टाइम पे उस गाने को बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनको ये पता चलता है कि किस टाइम पे उस गाने को उन्हें गाना है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जब स्प्रिंग सीजन इनका शुरू होता है, जब पूरी तरह से जो बर्ड्स हैं वो फुली डेवलप हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो वो अपने स्प्रिंग सीजन में गाएंगी और उसके पहले वो उस सॉन्ग को नहीं गाएंगी, तब तक वो उस सॉन्ग को एक तरह से डेवलप कर रही होती हैं। तो ये सब जो इनके छोटे जो यंग वंस हैं वो देखते हुए आगे जा कर के फिर उस तरह से वो भी उनको फॉलो करते हुए अपने सॉन्ग्स को गाते हैं। इस सेगमेंट में आपको कुछ सॉन्ग बर्ड्स के टाइप्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, उसकी वैरायटी दिखाई गई है। तो आप देख सकते हो कि जैसा कि मैंने कहा कि ये कुछ स्पैरो लाइक या स्पैरो की शेप की ये बर्ड्स होती हैं या गौरैया शेप की बर्ड होती हैं। तो आप देख लीजिए कि सभी की सभी कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है ना, तो इसी वजह से इसका नाम पैसेरिफॉर्म्स रखा गया है। ओके, तो सॉन्ग बर्ड्स बिलोंग करेंगी ऑर्डर पैसेरिफॉर्म्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ अब इनका पर्पस ऑफ सिंगिंग भी देख लें। हालांकि अब तो हमको काफ़ी कुछ पता चल गया है कि ये बर्ड्स गाना क्यों गाती हैं, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो यहाँ पे कुछ रीज़न जैसे लिखे हुए हैं कि जो मेनली जो बर्ड्स में जो मेल हैं, मेल बर्ड्स हैं, वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ब्रीडिंग सीजन के दौरान वो अपने सॉन्ग्स को गाते हैं। इसके अलावा ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपने सॉन्ग्स को गाते हैं। इसके अलावा मेल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि अपनी टेरिटरी को एडवर्टाइज करने के लिए कि भाई ये लोकेलिटी मेरी है, इसको जताने के लिए भी ये अपने सॉन्ग्स को गाते हैं। और इसके अलावा जो इनका सॉन्ग है इसके थ्रू ये अपने आपस में कहीं पे अगर डेंजर है या कहीं पे इनको अपना बचाव करना है, इसके लिए कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को तब भी सॉन्ग गाएंगे। या कहीं पे इनको फूड मिल गया है उस खुशी में भी ये गाना गाएंगे एक दूसरे को बताने के लिए। या सेक्स के लिए ये सॉन्ग को गाते हैं, या अपने ग्रुप मूवमेंट के दौरान अपने मूवमेंट करने के लिए तब भी ये अपने सॉन्ग को गाएंगे। और इसके अलावा और भी इसके कई सारे अलग अलग पर्पस हैं। ओके, तो ये कुछ इनके सिंगिंग के पर्पस हैं जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साथ ही आपको यहाँ पे एक यूरोपियन स्टार्लिंग है, उसकी यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, तो ये भी देख लीजिए, आप लोग पहचान लीजिए इसको। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो प्रश्न ये उठता है कि ये जो बर्ड्स हैं ये कैसे गाती हैं। ओके, तो जो बर्ड्स हैं आपने देखा कि उनके बीच में अगर आप उनकी आवाज़ें सुनने जाओगे तो वो कई ढेरों अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जिसमें चहचहाना है, खड़खड़ाने की आवाज़ें हैं, या कुछ सीटी की तरह बजाती हैं, कुछ वो ड्रिल की तरह की ट्रिल की तरह की आवाज़ें निकालती हैं, कुछ ये कर्कश आवाज़ें निकालती हैं, कुछ ढोल की तरह की आवाज़ निकालती हैं, उसके अलावा भी बहुत सी अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। ओके, तो इस तरह से जो ये आवाज़ें निकालती हैं उसको हम दो कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है वोकल और दूसरा है नॉन वोकल साउंड। ओके, वोकल यानी कि जो अपने ये मुंह से जो एक तरह से आवाज़ें निकाल रही हैं, और नॉन वोकल जो अपने बॉडी के डिफरेंट जो अलग अलग पार्ट्स हैं उससे अगर कुछ आवाज़ें निकाल रही हैं तो उसको हम रखेंगे नॉन वोकल साउंड्स में। ओके, तो इस तरह से जो इनका वोकल साउंड है वो मेनली जो
निकलती है, जो ये आवाज़ स्पेशल जो इनकी आवाज़ निकलती है, ये इसके लिए इन बर्ड्स में स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं सिरिंग्स। ओके, तो सिरिंग्स जो है इनका विंड पाइप जो है उसके जस्ट थोड़ा उसके ऊपर ये स्थित होता है, और विंड पाइप के माध्यम से आने वाली जो हवा है वो पतली झिल्लियों में कंपन करते हुए और ध्वनि उत्पन्न करने का एक तरह से वो कारण बनती है। ओके, तो कहने का मतलब है जो ये विंड पाइप के ऊपर जो इसका जो सिरिंग्स है उसमें कुछ पतली झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन्स, थिन मेम्ब्रेन्स हैं जो वाइब्रेट होकर के वही साउंड प्रोड्यूस करती है। अब अगर हम अमेरिकन क्रो या कौवे की ही बात ले लें, जो कि एक लोकल स्पीशीज़ है और हर जगह आपको लगभग ये दिखाई देती है, तो इसमें जो इसका सिरिंग्स है वो बहुत ही अच्छा ये डेवलप रहता है, और इस वजह से ये अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हुए, बल्कि उन आवाज़ों को ये अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि इसको कहाँ पे कैसी अपनी भाषा किस तरह से बोलनी है उसको ये आसानी से अपनी इस सिरिंग्स की हेल्प से, इन थिन मेम्ब्रेन्स की हेल्प से उसको वाइब्रेट करते हुए अलग अलग तरह की ये आवाज़ें निकाल सकता है। पर दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों के लिए जो इसकी आवाज़ें हैं तो हमारे लिए तो कई बार ये कर्कश आवाज़ें हो जाती हैं, और हमारे कानों को ये बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िकल या संगीतमय ये हमको सुनाई नहीं देता है। अब फ्रेंड्स, जो इनका ये वाला जो इनका पार्ट है, इनकी बॉडी का जो ये पार्ट है, ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है, और इसमें दो अलग अलग तरह की सेपरेट विंड पाइप की या ट्यूब्स होती हैं, जिसकी वजह से ये एक अलग ही तरह का ड्यूटिंग सॉन्ग ये बर्ड्स ये प्रोड्यूस कर सकती हैं। दो अलग अलग सेपरेट साउंड्स को एक साथ में गाते हुए ये अलग अलग तरह की ये ड्यूएट टाइप की ये सॉन्ग्स भी ये प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इस तरह से जो गैर मुखर जो इनकी ध्वनियाँ हैं या आवाज़ें हैं, तो पक्षी के अन्य भागों, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं कि जो नॉन वोकल जो साउंड्स हैं बेसिकली, तो ये बॉडी के इनके अलग अलग बॉडी पार्ट से ये अपनी आवाज़ें निकाल सकती हैं, जैसे कि विंग्स से, विंग को रब करते हुए, या अपने बीक से। तो इस तरह से ये अपने ये नॉन वोकल साउंड्स को निकालती हैं। ओके, लेकिन जो इनका वोकल साउंड ये प्रोड्यूस करती हैं उसके लिए इनकी बॉडी में एक खास इसका बॉडी पार्ट है जिसको सिरिंग्स कहते हैं, उसकी हेल्प से ही ये अपने जो सॉन्ग्स हैं उसको ये गा पाती हैं या अपनी वो आवाज़ को ये निकाल पाती हैं। ओके, यहाँ पर आपको बर्ड सॉन्ग प्रोडक्शन किस बॉडी पार्ट से हो रहा है उसकी एनाटमी दिखाई गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चिड़िया जो गीत गाती हैं वो अपने सिरिंग्स जो इनका बॉडी पार्ट है उसकी हेल्प से ये अपने गाने को ये प्रोड्यूस करती हैं। अलग अलग पिच की, अलग अलग टोन की आवाज़ें यहीं से प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने सॉन्ग को गा पाती हैं। तो अगर आप इस फिगर में नीचे से ऊपर की ओर अगर आप बढ़ते हो तो देखो नीचे लिखा हुआ ब्रोंकस, उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ सिरिंग्स। ठीक है, तो ये सिरिंग्स ही वो पार्ट है जिसकी हेल्प से ये बर्ड्स अपने वोकल सॉन्ग्स को ये गा पाती हैं, अपने गानों को ये गा पाती हैं। तो आप देखोगे कि ऊपर सिरिंग्स के ऊपर लिखा हुआ ट्रैकिया, तो देखो ट्रैकिया के जस्ट ये नीचे से ये पार्ट होता है, और कई बार ये एयर सैक या समझ लीजिए कि कुछ वायु की कुछ थैलियाँ उससे ये घिरा हुआ रहता है, और उन्हीं वायु की थैलियों के घिरे होने से उनमें साउंड वेव्स के प्रोड्यूस होने से उनकी मेम्ब्रेन से जो बर्ड्स हैं जितनी तेजी से वह हवा अंदर लेगी, मतलब जितनी तेजी से वो अपनी सांस को समझ लीजिए अंदर ले रही है या धीरे ले रही है, जोर से ले रही है, तो उसकी वजह से साउंड वेव्स इन मेम्ब्रेन्स में प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से अलग अलग पिच और उसके टेंशन्स को चेंज करते हुए, अपने गानों के टेंशन्स को चेंज करते हुए ये अलग अलग तरह की ये वॉल्यूम के साथ में ये अपने गानों को, जब ये हवा को बाहर निकालती हैं तो उसके साथ ही ये अपने सॉन्ग्स को ही प्रोड्यूस करती हैं। और अपनी जो एक्सेल करने के दौरान ये जो हवा है उसको जैसे ये किस तरह से, कितनी फोर्स के साथ में, कितनी स्लोनेस के साथ में वो बाहर निकाल रही है, उसी के अकॉर्डिंगली और किस तरह से ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इन मेम्ब्रेन में, उसकी हेल्प से ही ये अपने अलग अलग डिफरेंट पिच टोन की ये सॉन्ग्स को प्रोड्यूस कर पाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो ट्रैकिया है उसके दोनों किनारों को इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से ये नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ प्रजातियां एक साथ में 2 नोट भी ये पैदा कर सकती हैं। ओके, और इसी के साथ जो इसकी सिरिंजियल मसल्स हैं ये विशेष सेट या सिरिंग्स की गति को ये कंट्रोल कर सकती हैं, और इस तरह से जो इसमें जो झिल्लियां पाई जाती हैं उसमें
जो कंट्रोल करने का जो इसकी पावर है, उसमें इसका तनाव यानी कि मेम्ब्रेन के टेंशन को भी ये कंट्रोल कर सकती हैं। तो इस तरह से ये अपने जो सॉन्ग्स हैं उसको प्रोड्यूस करती हैं। सो फ्रेंड, ये थी इसके सिरिंग्स की एनाटमी और किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एवियन वोकल ऑर्गन सिरिंग्स का यहाँ पे एनाटमी, उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ से आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही एक और आपको यहाँ पे सॉन्ग बर्ड दिखाई गई है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्लू बर्ड। ओके, तो ये बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बर्ड है, इसे भी आप पहचान लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इनके सेंसिटिव लर्निंग पीरियड के बारे में भी जान ले कि वो कौन सा इनका लाइफ का टाइम होता है जब ये उस गाने को सीखती हैं। सो फ्रेंड, ये पाया गया कि जो ये सॉन्ग बर्ड्स हैं इनकी लाइफ में एक सेंसिटिव फेज होता है जब ये बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो उस टाइम पे इनको अपना वो स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग को सुनना होता है जिससे कि ये बड़े होने के बाद फिर गा पाती हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज में इनका जो सेंसिटिव फेज है ये 10 दिन से लेके 60 ही दिन की यानी कि 60 डेज की जब इनकी उम्र होती है, उस टाइम पे इनको अपना वो स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग इनको एक्सपोज होना चाहिए, इनके सामने इन्होंने सुना होना चाहिए, तभी ये अपने बड़े होने पर ये अपने उस गाने को गा पाती हैं। और इस अवधि के दौरान वो जिस भी गाने के संपर्क में आएंगी तो ये उसको सीखती हैं और मैच्योर होने के बाद उसे गाना ये शुरू कर देती हैं। तो ये गीत पक्षी अगले वसंत ऋतु तक गाना शुरू नहीं करते हैं, और एक बार जब ये 300 डेज की इनकी जब उम्र हो जाती है या इतने बड़े ये हो जाते हैं तो तब ये अपना गाना शुरू करेंगे। ओके, तो ये केवल उन गीतों की नकल करते हैं जो इन्होंने अपने शुरुआती जो ये सेंसिटिव फेज के दौरान जो इन्होंने सुना था जिस गाने को, तो उसी गाने को ये अपना गाना शुरू करती हैं। लेकिन कुछ जो यूरोपियन स्टार्लिंग है ये इनमें जीवन की इनकी लाइफ की कोई भी टाइम है, लाइफ टाइम में किसी भी टाइम में ये किसी भी गाने को ये सीख सकती हैं। ओके, तो ये कुछ ये एक्सेप्शनल बर्ड्स हैं जिनमें इनका सीखने का उम्र कुछ नहीं है, मतलब कि ये कभी भी सीख सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो ज़्यादातर जो सॉन्ग बर्ड्स हैं उनमें जब वो जुवेनाइल होती हैं तभी उनको अपना सॉन्ग सुना होना चाहिए, तभी वो आगे जा करके अपने उस गाने को गा पाती हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो सॉन्ग लर्निंग इन बर्ड्स है तो ये एक तरह से लर्निंग की प्रोसेस है, यानी कि ये एक लर्नड बिहेवियर है। ओके, लर्न बिहेवियर है, लेकिन ये जो अपना गाना गाती हैं ये एक इनका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। ओके, अब ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कैसे है तो इसके बारे में हम आगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतना ही जानिए कि जो इनका गाना गाना है ये एक लर्नड प्रोसेस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में इन सॉन्ग बर्ड्स में सॉन्ग लर्निंग की प्रोसेस को डेवलप किया गया और इसमें सफलता भी पाई गई। तो इसके लिए टेप ट्यूटर यूज़ किया गया और या दूसरा लाइव ट्यूटर यूज़ किया गया। ओके, तो टेप ट्यूटर में क्या है कि टेप में उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के गाने को रिकॉर्ड करके इनको सुनाया गया, और लाइव ट्यूटर में किसी लाइव बर्ड के थ्रू उनको गाना सुनाया गया। ओके, तो ये पाया गया इन स्टडी से, ये पता चला कि जो हाथ से जो पाली हुई जो स्पैरोज थी इनमें टेप रिकॉर्डेड जो सॉन्ग्स थे उससे किसी भी तरह की इनमें अच्छी लर्निंग नहीं हुई, बजाय इसके कि उन्होंने एक एबनॉर्मल टाइप के उन्होंने गाने को उन्होंने डेवलप किया। और इनका जो गाना था वो बिल्कुल उन छोटे बच्चों की तरह था कि जिनको कि बिना किसी अडल्ट के साथ में जिनको रेज नहीं किया गया, तो उनका गाना जैसा होता है वैसे ही इन टेप ट्यूटर जो ये स्पैरोज थी उनका गाना था, यानी कि ये बिल्कुल एबनॉर्मल टाइप ऑफ सॉन्ग इन्होंने अपना डेवलप कर लिया। और इसके विपरीत जब लाइव ट्यूटर के हेल्प से इनको इनका सॉन्ग सुनाया गया तो उसमें पाया गया कि ये बहुत अच्छे से उस सॉन्ग को गा पाई। ओके, तो इससे यही रिजल्ट निकलता है कि जो टेप ट्यूटर रहा वो फेल्योर था, और उससे अगर इन्होंने गाना सीखा भी तो वो एबनॉर्मल टाइप ऑफ इनका सॉन्ग था, यानी कि स्पेसिफिक सॉन्ग नहीं था और उसमें कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, मतलब बहुत खास नहीं था वो गाना, और बहुत ही नॉर्मल टाइप का इन्होंने उससे गाना सीखा। और बिल्कुल ये सिमिलर था उन छोटे जुवेनाइल बच्चों के जैसा कि वो बड़े होने पे गाना गाते हैं, जो बच्चे बिना किसी बड़े के सुपरविजन के साथ में पले होते हैं। ओके, तो ये इसका एक लैब में पाली हुई जो सॉन्ग बर्ड्स थी उसमें ये रिसर्च के दौरान पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो फ्रेंड, स्टडी से ये भी पता चला है कि जो अगर यंग बर्ड्स हैं जिन्होंने कभी भी अपने बचपन में अपने सेंसिटिव फेज के दौरान अपने स्पीसीज स्पेसिफिक सॉन्ग को अगर नहीं सुना और बड़े होने पे जब ये उस गाने को सुनते हैं तो उससे इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। यानी कि जो इनकी इनेट एबिलिटी है अपने पर्टिकुलर स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग को पहचानने की, वो बिल्कुल इनेट है, यानी कि इनबॉर्न बिहेवियर है वो। ओके, जिसको कि ये अलग से ये पहचान सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो जो इनका जो ये गाना है, जिसको कि अगर इन्होंने बचपन में नहीं इन्होंने कभी सीखा है, बड़े होने पर भी अगर बहुत सारे अलग अलग सॉन्ग्स के बीच में अगर इनका अपना स्पीसीज स्पेसिफिक सॉन्ग भी इनको सुनाया जाएगा तो उसको ये अलग कर सकते हैं, उसको ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये इनकी एक अपनी इन्नेट प्रवृत्ति है। ओके, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो इनके गाना गाने की जो प्रोसेस है वो तो जो गाना सीखने की जो प्रोसेस है वो तो लर्न बिहेवियर है, लेकिन जो इनकी गाना गाने की जो इनकी एबिलिटी है वो इन्नेट एबिलिटी है। ओके, तो इस तरह से जो इनका एक जो सेंसिटिव फेज है वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होगा। ओके, लेकिन ये गाएंगी जरूर। ओके, चाहे इन्होंने बचपन में अपने गाने को सुना है चाहे नहीं सुना है, लेकिन ये गाएंगी। अगर इन्होंने बचपन में नहीं सुना तो उस केस में ये क्या करेंगी, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का और बिना किसी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इनके सॉन्ग में नहीं होंगे, तो उस तरह का ये गाना गाएंगी, लेकिन गाएंगी ज़रूर। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो इनके गाना गाने की एबिलिटी है वो इन्नेट बिहेवियर है, लेकिन इसको ये अपने बड़ों से ये सीखते हैं किस तरह से गाना है, तो उस वजह से हम इसको लर्न बिहेवियर कह रहे हैं। ओके, तो इस तरह से जो इनका अपने ही सॉन्ग को पहचानने की जो इनकी एबिलिटी है वो इनके जो रिस्क है दूसरे गलत गाने को सीखने की जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करता है। तो ये इनका इनेट बिहेवियर इनको इस बात के लिए भी हेल्प करता है। आइए अब देखें द रोल ऑफ लर्निंग एंड जेनेटिक प्रोग्रामिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉन्ग। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि क्या किसी तरह का इन बर्ड के अंदर कोई किसी तरह का जेनेटिक प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से ये अपने पर्टिकुलर सॉन्ग को ये सीख पाती हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अलग अलग तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उसमें इन्होंने इन बर्ड्स को बिल्कुल आइसोलेट यानी कि बिल्कुल अलग रख करके इन्होंने इनको पाला और उनको अलग अलग तरह के इन्होंने इनको रिकॉर्डेड जो सॉन्ग्स थी अलग अलग स्पीशीज़ की वो सुनाई। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने ये देखा कि ये जो बर्ड्स हैं ये किस तरह का ये सॉन्ग ये डेवलप कर पाती हैं, उसको जानने के लिए इन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 में इन्होंने क्या लिया है, क्राउन स्पैरो इन्होंने लिया है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किया मार्लर एट ऑल ने 1984 में। इनके साथ ही जो बाकी रिसर्चर्स थे उन्होंने इन लोगों ने साथ में मिल करके एक्सपेरिमेंट किया है। तो इन्होंने क्या किया, जो पर्टिकुलर जो सॉन्ग है उसको इन्होंने ब्रेक करके उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स तैयार कर लिए, जिसको कि इन्होंने स्निपेट्स या फ्रेजेस कहा। ओके, और उनकी अलग अलग रिकॉर्डिंग तैयार कर ली। उसके बाद इन्होंने जो ये स्पैरोज हैं इनको पकड़ने के लिए, इनके जो छोटे बच्चे हैं इनको पकड़ने के लिए इन्होंने परमिशन लिया और वहां से ये बाहर मतलब वाइल्ड से ये ले करके आए या फॉरेस्ट से ले करके आए छोटे छोटे बच्चों को, और उनको इन्होंने अपनी लैब में पाला बाय हैंड फीडिंग। अपने आप से इन्होंने हाथ से पाले हुए जो इनके जो बर्ड्स थी उनको हाथ से पाला और इनको इन्होंने बिल्कुल साउंड प्रूफ जो केस थे उनमें रखा, जिससे कि ये एक दूसरे की आवाज़ों को भी बिल्कुल न सुन पाए, यानी कि ऐसे पाला कि वो किसी भी तरह का आवाज़ों का एक्सपोजर इन बर्ड्स को ना हो। ओके, जब ये बर्ड्स जो 2 हफ्ते की जब ये हो गई तो तब रिसर्चर्स ने उनको ये जो सेगमेंट्स थे जो इसको इन्होंने फ्रेजेस कहा था गानों की, उनको सुनाना इन्होंने शुरू किया। ओके, तो इसके लिए इन्होंने उन सॉन्ग्स को अलग अलग ऑर्डर में सुनाना इनको शुरू किया और सेपरेटली इन्होंने 90 मिनट ट्यूटोरिंग सेशन इन्होंने इसके लिए रखा। और इस दौरान उन्होंने ये जो गाना है एक दिन में 2 बार, यानी कि जो अलग अलग फ्रेजेस जो इन्होंने गाने के सुनाए इन बर्ड्स को सुबह और शाम में, समझ लीजिए एक दिन में 2 बार इन्होंने इस गाने को सुनाया। और ये जो क्रम था इन्होंने 60 डेज तक इन्होंने रिपीट किया इसको। ओके, तो चलो आगे देखें क्या हुआ फिर इस एक्सपेरिमेंट में।
सो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में इन स्पैरोज को इनका गाना जो है फ्रेजेस या सेगमेंट के फॉर्म में सुनाया। ओके, और हर एक सेगमेंट के बीच में साइलेंस रखा 2.5 सेकंड का। अब सेगमेंट से मतलब है कि जैसे इनका पूरा गाना ए से लेके सपोज ई तक इनका गाना पूरा एक गाना है, तो इसको इन्होंने तोड़ लिया अलग अलग सेगमेंट में, जैसे ए बी सी डी ई इस तरह से। ओके, यानी कि उसके पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, और इनको जो है जब ये सॉन्ग एक टाइम में एक ही सेगमेंट सुनाया और दूसरा सेगमेंट सुनाने और पहले सेगमेंट के बीच में इन्होंने 2.5 सेकंड का गैप रखा। ओके, साइलेंस रखा, उसके बाद अगला सेगमेंट सुनाया। पर जो सेगमेंट इन्होंने सुनाए वो रिवर्स ऑर्डर में थे, जैसे कि ई सुनाया, फिर डी सुनाया, फिर सी बी, फिर ए, इस तरह से उन्होंने सुनाया। तो जो ये बर्ड्स थी, ये अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इस गाने को, जो कि ये सेगमेंट के फॉर्म में सुन रही थी, ए बी सी डी ई को इन्होंने रिपीट करना शुरू कर दिया और उसको स्टोर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इनमें से कुछ बर्ड अपने उस गाने को बिल्कुल सेम सीक्वेंस में गा पाई, जबकि इन्हीं में से 9 बर्ड्स ऐसी थी जो उस गाने को एक प्रॉपर सेगमेंट मतलब प्रॉपर वे में उसको एक के बाद एक, जैसे वो गाना था ए बी सी डी फॉर्म में, ई फॉर्म में, तो उसको राइट ऑर्डर में वो नहीं गा पाई। सो फ्रेंड, जो इनका अगला एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने इसमें क्या किया कि जो 8 जो गौरैया थी या स्पैरोस थी, उनको 2-2 सेगमेंट या 2-2 स्निपेट इनके अपने स्पेसिफिक सॉन्ग के इन्होंने एक टाइम में इन्होंने उस सॉन्ग को सुनाया, और हर एक पेयर या हर एक सेगमेंट अपने करेक्ट ऑर्डर में था, लेकिन हर एक पेयर जो है वो बैकवर्डली इन्होंने प्ले किया, यानी कि डी ई, उसके बाद सी डी, देन बी सी, देन ए बी, इस फॉर्म में इन्होंने उन सॉन्ग्स को, उन गौरैया को इन्होंने सुनाया। तो इस केस में क्या हुआ कि क्योंकि गीत के जो सेगमेंट्स थे, वो प्रत्येक जो सेगमेंट था या प्रत्येक जो पेयर था गाने का, वो एक दूसरे को ओवरलैप करता था, तो इसलिए इन पक्षियों ने इन खंडों को सही क्रम में एक साथ एक स्ट्रिंग में इन्होंने जोड़ पाए, ये जो पक्षी थे या ये जो सॉन्ग बर्ड्स थी, और पूरा गाना यानी कि ए बी सी डी ई को ये गा पाई। इसलिए जब पक्षी एक समय में दो सेगमेंट के जो ये गाने ये सुन पा रही थी या सुनती थी, तो वे सभी खंडों को एक साथ रखने में ये नियम के साथ में ये सीखती रही। ओके, तो ये इस एक्सपेरिमेंट का इनको एक ये रिजल्ट मिला। सो फ्रेंड्स, अपने अगले एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने 5 गौरैया को इन्होंने इन गीत खंडों को जोड़े में सुनाया, लेकिन हर एक जोड़ी का जो क्रम था वो उल्टे मैनर में था, यानी कि जैसे 2 सेगमेंट को एक साथ में सुनाया बट रिवर्स मैनर में सुनाया, जैसे बी ए, देन सी बी, देन डी सी, देन ई डी, इस तरह से इन्होंने इन बर्ड्स को ये गाने सुनाए। तो उन्होंने पाया कि पक्षियों ने फिर से इन खंडों को एक साथ बांधना सीख लिया था, लेकिन क्योंकि गानों का खंड उलट कर दिया गया था, तो उन्होंने उन खंडों के साथ में गाया जो पिछले ई टी सी बी ए, इस तरह से उन्होंने बैकवर्डली इस गाने को इन्होंने जोड़ लिया और उन्होंने उसको गाया। तो ये जो रिवर्सल था गाने का, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तो इससे ये पता चला कि ट्रेनिंग के दौरान इन स्पैरोज की जो इन्नेट टेंडेंसी थी अपने गाने को स्टार्ट करने की, एक विसल के साथ में, यानी कि पहले गौरैया क्या करती है, एक सीटी बजाती है, उसके बाद अपने गाने को गाना शुरू करती है और उसके बाद वो अपना गाना गाती है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में जैसे उनको 2-2 सेगमेंट सुनाए गए और दोनों ही गाने जो है रिवर्स मैनर में, यानी कि हर एक सेगमेंट के जो 2 गाने इनको सुनाए गए वो रिवर्स मैनर में थे, तो उन्होंने रिवर्स मैनर में ही उस गाने को सुनाया, लेकिन उसका सीक्वेंस बिल्कुल बराबर था, यानी कि ई डी सी बी ए, इस तरह से उन्होंने पूरा सुनाया और अपनी विसल के साथ में शुरू किया। तो इससे बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो स्पैरोज हैं वो जो भी वो गाना वो जो उन्होंने सुना, उन गीत खंडों को पूरा एक साथ जोड़ करके गाने की जो इनकी क्षमता है वो इन्नेट है। ओके, और वो इसको आसानी से ये गा सकती हैं, जबकि उनको सेगमेंट्स में सुनाए गए थे वो गाने और उल्टे क्रम में सुनाए गए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने इस जिक्सॉ पजल को उन्होंने सॉल्व किया और उसके बाद रिवर्स मैनर में ही उन्होंने बिल्कुल सही गाना गाया।
सो फ्रेंड, अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को करके रिसर्चर्स को ये विश्वास हो गया कि जो पक्षी हैं वो अपने गीतों को परिपूर्ण करते हैं। ओके, यानी कि पूरा करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जो गीत खंड हैं उसको जोड़ना शुरू करते हैं। जब आप उनको उनकी अर्ली एज ऑफ लाइफ में जब उनको कोई भी गाना, किसी भी तरह का गाना आप उनको सुनाते हैं, तो वो उन गीत खंडों को जोड़ना शुरू करते हैं, और केवल उन जोड़ों को, जैसे उनको सुनाया गया था ABBCD और DE, इस तरह से जो उनको सुनाया गया था वो उसको बनाए रखते हैं, और उन्हें पढ़ाई जाने की स्मृति से जो चीजें मेल खाती हैं उसी को वो स्वीकार करते हैं, और उसके अलावा वो दूसरी जो अगर चीजें हैं उनको वो स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे जो ये क्रम था उनको सुनाया गया वो उसी को स्वीकारेंगे, इसके अलावा वो AC या EC इसको नहीं स्वीकारेंगे, उसको आप जबरदस्ती उनको सिखा नहीं सकते हैं। तो ये इस बात का, उनके इस एक्सपेरिमेंट का रिसर्चर्स को ये रिजल्ट उनको मिला। सो फ्रेंड्स, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जो रिसर्चर्स थे उनको ये पता चला कि जो कंट्रोल ऑफ वोकल मूवमेंट है, यानी कि वो जो आवाजें जो निकालती हैं ये चिड़िया, तो उस पे जो बेसल गैंग्लिया है और ब्रेन का स्ट्रक्चर, इन दोनों के आपस के तालमेल की वजह से ये जो वोकल मूवमेंट है, वहाँ की जो नर्व सर्किट है उसके जो मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से जो बेसल गैंग्लिया है वो इनके सिंगिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉन्ग्स जो बर्ड्स गाती हैं उसको याद करने में इस बेसल गैंग्लिया का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है, जिसकी वजह से इनकी जो लर्निंग की प्रोसेस है सॉन्ग्स को, वो ये मेंटेन किए रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ये भी शो करता है कि बर्ड्स की लाइफ में या सॉन्ग बर्ड्स की लाइफ में एक पर्टिकुलर क्रिटिकल पीरियड होता है जो उनकी अर्ली एज ऑफ लाइफ के दौरान होता है, जबकि उन्हें अपने स्पेशली स्पेसिफिक सॉन्ग्स को ये सुनती हैं, और उसी को फिर ये आगे जा करके ये उस सॉन्ग्स को सीखती हैं, उसको मेमोराइज करती हैं, और अपने ब्रेन में उस सॉन्ग को, बिल्कुल राइट सॉन्ग को ये स्टोर कर लेती हैं। तो इस तरह से जो इनका जो क्रिटिकल पीरियड है, जैसे कि मैंने कहा बर्ड्स के केस में वो वेरी करेगा स्पीशीज टू स्पीशीज, लेकिन बेसिकली वो 60 डेज का, 10 डेज से 60 डेज के बीच में होगा। तो क्योंकि यहाँ पे स्पैरोज का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो स्पैरो के केस में इनको 55 टू 60 डेज का इनको नॉर्मल अपने सॉन्ग को सुनना उन जुवेनाइल बर्ड्स के लिए ज़रूरी था, जिसकी वजह से वो आगे उस सॉन्ग को गा पाई, उसको बिल्कुल लर्न कर पाई, और जब उनका क्रिटिकल पीरियड पास आउट हो गया, ओके, उसके बाद भी वो उस सॉन्ग को गा पाई। लेकिन कुछ ऐसी बर्ड्स भी हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ में, कभी भी किसी भी तरह के वो गाने को सीख लेती हैं या किसी भी तरह की आवाज़ को कॉपी कर सकती हैं। तो जैसे यूरोपियन स्टार्लिंग इसका एक एक्सेप्शन है, जो कि कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी गाना वो सीख सकती हैं। और एक और बात इन एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुई कि जो बर्ड्स अपनी यंग एज में अगर अपने स्पेसिफिक सॉन्ग को नहीं सुनती हैं, तो वो बड़े होने पे, मैच्योर होने पे अपना वो स्पेसिफिक सॉन्ग को गाने में वो फेल हो जाती हैं। ओके, तो वो गाना गाएंगी लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल टाइप का, बिल्कुल रिपीटेड विसिल टाइप का ही वो गाना प्रोड्यूस करती हैं, इस तरह की स्पैरोज। अगर उन्होंने अपने जो ये सेंसिटिव पीरियड के दौरान अगर वो सॉन्ग ना सुना हो, तो वो जो CTC बजाती हैं उसी विसिल को बार बार रिपीट करते हुए उसी से अपने सॉन्ग्स को वो गाती हैं। ओके, तो यही जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट रहा। सो फ्रेंड्स, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो डिफरेंट जो इनके बारे में, सॉन्ग्स को लर्निंग के बारे में जो बातें निकल के आई या रिसर्चर्स को जो बातें प्रूव हुई, उसके अकॉर्डिंग जो बर्ड्स हैं वो अपने सॉन्ग्स को स्टेजेस में लर्न करती हैं। ओके, तो इसमें कुछ इनकी जो स्टेजेस हैं, जिसको हम फेज भी कह सकते हैं इनके सॉन्ग्स को सीखने का, तो वो कुछ फेजेस हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। जैसे पहला जो फेज होगा इनका, उसे कहेंगे सब सॉन्ग फेज। तो ये इनका सॉन्ग सीखने का सबसे पहला फेज है, जिसमें कि ये जैसे हमारे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ह्यूमंस के इन्फेंट जैसे होते हैं, तो वो शुरुआती दौर में आप देखते हो कोई शब्द सीखने के लिए वो एक तोतली सी भाषा या इस तरह से वो शब्दों को सीखते हैं। तो उसी तरह से ये जो सॉन्ग बर्ड्स हैं, इनके जो इन्फेंट हैं, वो भी उसी तरह से ये भी बैबल करते हुए, सॉफ्टली बैबल करते हुए ये भी अपने उस गाने को सीखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है उसे कहते हैं प्लास्टिक फेज।
इस फेज के दौरान जो सॉन्ग बर्ड्स हैं वो अपने सॉन्ग को 8 से 9 महीने तक उस सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हैं। इस दौरान वो अपने उस सॉन्ग को प्रोड्यूस करते हैं, उसको गाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं और उसके बाद उसकी एक मेमोरी ये बना लेते हैं। तो उसे हम कहेंगे प्लास्टिक फेज। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आती है उसे कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन फेज। तो इस दौरान जो इन्होंने ये जो सॉन्ग सीखा होता है उसको एक तरह से अपने माइंड में ये पूरी तरह से बैठा लेते हैं। तो इसीलिए कहा है सेट इन स्टोन करके, एसेंशियली सेट इन स्टोन, जिससे कि हम क्रिस्टलाइज्ड सॉन्ग भी कह सकते हैं इनका। तो ये उस सॉन्ग को अपने दिमाग में पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्टली बैठा लेते हैं और अपने नेक्स्ट मेटिंग सीजन तक उस सॉन्ग को बिल्कुल उसी फॉर्म में ये बनाए रखते हैं। और चाहे उस टाइम पे अपने ब्रीडिंग टाइम पे ये उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इनका जो थर्ड फेज है उसमें ये बिल्कुल उस सॉन्ग को अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेते हैं। ओके, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही गाएंगे जैसा कि इन्होंने अपने एल्डर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने पिता से इन्होंने सीखा होता है। इसके बाद कुछ नई स्टडीज भी आई स्पैरोज के ऊपर। तो वो ये दर्शाती हैं कि जो स्पैरोज यानी कि गौरैया के जो स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग्स हैं वो इनके ब्रेन में एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह एक तरह से ये इम्प्रिंट हो जाते हैं। ये एक पूरा कंप्लीट नहीं लेकिन पीसेस के फॉर्म में ये सॉन्ग इनकी मेमोरी में रहते हैं। तो ये एक इनकी जो रिसर्च आई उसके दौरान ये पता चला इनके बारे में। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो सॉन्ग्स हैं वो ये बर्ड्स सीखती हैं, लेकिन उसको गाना ये इनका इंस्टिंक्टिव प्रोसेस है। ओके, यानी कि इनेट बिहेवियर है इनका गाने जो ये गाती हैं। ओके, गाती हैं से मतलब है कि अगर आप इनको नहीं भी सिखाओगे तब भी ये कुछ ना कुछ अपने मन से कुछ ना कुछ ये नॉर्मल सा सॉन्ग गाएंगी। लेकिन अगर इनको परफेक्ट सॉन्ग गाना है तो उसके लिए इनको अपने सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड के दौरान अपनी लाइफ के इनको अपने पिता से वो सॉन्ग को सुनना होता है, जिसको तब ये लर्न कर पाती, तब वो बिल्कुल परफेक्टली अपने मैच्योर होने पर उस सॉन्ग को गा पाती हैं। तो ये इसमें इसके इस बिहेवियर में डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो सॉन्ग लर्निंग इन बर्ड्स है, लर्निंग तो उसमें क्या है, ये इनका लर्नड बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन जो ये अपने आप से जो ये गा रही हैं, अगर इन्होंने नहीं भी सुना अपने एल्डर्स को तब भी ये गाएंगी, तो ये इनका गाने का प्रोसेस जो है ये इनका इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। और ये सॉन्ग अपना तभी गा पाएंगे जब अपने स्टार्टिंग के 60 डेज के बीच में अगर इन्होंने उस अपनी लाइफ के अगर उस गाने को सुना हो तभी ये उस गाने को गा पाएंगी बिल्कुल परफेक्टली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो सॉन्ग बर्ड्स हैं ये किस तरह से सॉन्ग सीखती हैं, इनकी बॉडी में कौन सा, इनका ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इसमें हेल्प करता है, इस पर कई जो है एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो स्टार्टिंग के दौर में 1954 में थॉर्पे ने जो स्टार्टिंग के जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे उनको बर्ड्स की इस एबिलिटी का उनको पता चला कि जो बर्ड्स हैं वो अपने लाइव ट्यूटर से अच्छा सॉन्ग सीख पाती हैं और इन कंपैरिजन टू जो अगर आप उनको टेप से सुनाते हैं उसके कंपैरिजन में वो लाइव ट्यूटर से अपना स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग को जल्दी सीखती है। और अगर बर्ड्स को आइसोलेशन यानी कि उसको अकेले और बिना आवाजों के उसको अगर पाला जाए तो इस तरह के जो मेल्स हैं वो तब भी गाना गाएंगे। ओके, चाहे उनको आप अकेले पालेंगे तब भी वो गाना गाएंगे। तो उनको ये बात पता चली, लेकिन उनका जो गाना होगा उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि एक वाइल्ड बर्ड प्रोड्यूस करती है। सो फ्रेंड्स, लेटर ऑन सेंसरी मोटर पीरियड के दौरान अपने ही गाने को सुनने में सक्षम होने के पक्षियों के महत्व को उन्होंने बताया कि किस तरह से पक्षी अपने सेंसरी मोटर पीरियड के दौरान अपने ही गाने को सुन सकते हैं। ओके, तो ये बात खोजी कॉनिसी ने। और जब बर्ड्स का क्रिस्टलाइजेशन पीरियड होता है तो उस दौरान कुछ बर्ड्स को जैसे उन्हें बहरा कर दिया, तो ऐसी बर्ड्स में ये पाया गया कि वो भी एक बिल्कुल अलग तरह के ये गाने को ये तैयार करती हैं और बिल्कुल जैसे जो वाइल्ड टाइप जो पक्षी होते हैं उन्हीं की तरह के ये गाने को ये गाती हैं। तो इन सभी बातों से साइंटिस्ट ने ये निष्कर्ष निकाला, ये विश्वास दिलाया कि ये विशिष्ट प्रकार के जो ये गाने ये सीखती हैं उसको सीखने के लिए इनका जो ब्रेन है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट उसके लिए डेडिकेटेड होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट उस गाने को सुन के उसको ये स्टोर करने में
पक्षियों को सहायता करता है, जिससे कि लेटर ऑन अपनी लाइफ में ये उस गाने को डिटो बिल्कुल वैसे ही गा पाती है। सो फ्रेंड्स, बर्ड सॉन्ग्स के लर्निंग में इनके ब्रेन के कुछ डिस्टिंक्ट एरियाज या कुछ ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, जिसको कि हम न्यूरो एनाटमी कहते हैं इसकी। और इसके लिए 2 पाथवे बने हुए हैं इसके सॉन्ग लर्निंग के लिए। तो इन 2 न्यूरल पाथवेज के जरिए ये बर्ड्स अपना सॉन्ग लर्न करती हैं। ये काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात पता चली। तो इसमें जो 2 न्यूरल पाथवे हैं, उसे पहली को हम कहेंगे एंटीरियर फोरब्रेन पाथवे, जिससे कि ये वोकल लर्निंग अपना करती हैं। और दूसरी जो पाथवे है उसे कहेंगे पोस्टीरियर डिसेंडिंग पाथवे, या जिसे कि हम पीडीपी भी कहते हैं। तो इससे ये अपना वोकल प्रोडक्शन करती हैं। ओके, तो जो एंटीरियर फोरब्रेन पाथवे है, इसमें जो एरिया एक्स है, और इसे जो एरिया एक्स जिसे हम कह रहे हैं, ये मैमेलियन बेसल गैंग्लिया की तरह का इसको माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के सिमिलर टाइप है ये। और इसके अलावा लेटरल पार्ट ऑफ द मैग्नो सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ एंटीरियर नीडोपेलियम, जिसे कि LMAN भी कहा जाता है, तो ये इन्वॉल्व है। और इसे एवियन का या एव्स का बेसल गैंग्लिया इसको माना जाता है। और इसके अलावा DLM यानी कि डॉर्सो लेटरल डिवीजन ऑफ द मीडियल थैलेमस, यानी कि थैलेमस का एक पार्ट है। तो ये इसके एंटीरियर फोरब्रेन पाथवेज में ये इन्वॉल्व है। ओके, कौन कौन से बताए मैंने? एरिया एक्स, LMAN एंड DLM। ओके, और जो इसका पोस्टीरियर डिसेंडिंग पाथवे है, जिसके थ्रू ये अपना गाना को ये गा सकती हैं, तो उसमें मेनली HVC, जिसका कि मेन इसको जो कॉमनली कहा जाता है हाई वोकल सेंटर भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा RA यानी कि जिसे कि रोबस्ट न्यूक्लियस ऑफ द एक्रोपेलियम कहा जाता है, ये इन्वॉल्व है। और तीसरा इसमें इन्वॉल्व है ट्रैकियोसिरिंजियल पार्ट ऑफ द हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस 12th समझ लीजिए, ये इसकी नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स समझ लीजिए, तो वो नर्व्स हैं, ये इसमें इन्वॉल्व है। ओके, जिसके थ्रू ये अपना पूरा सॉन्ग को ये प्रोड्यूस करती हैं, उसको लर्न करती हैं। तो चलिए आगे इसको हम इसका फिगर देखेंगे, तो हमें ये सारे जो टर्म्स मैंने बोले वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जो PDP है यानी कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग पाथवे जो है, ये बर्ड की लाइफ में एक नॉर्मल सॉन्ग प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है, ताकि वो अपनी पूरी लाइफ भर में वो अपने नॉर्मल सॉन्ग प्रोड्यूस करती रहे, गाती रहे। जबकि जो एंटीरियर फोरब्रेन पाथवे है, जिसे कि हम AFP भी कहते हैं, ये बर्ड को उसके सॉन्ग को लर्न करने के लिए, उसकी प्लास्टिसिटी वाली फेस के लिए, प्लस उसको मेंटेन करने के लिए या उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में मेंटेन करने के लिए, उसके लिए AFP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये दोनों ही न्यूरल पाथवे बर्ड को अपनी लाइफ को नॉर्मल जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको एक फिगर दिखाया गया, बल्कि 2 हैं, ये एक ही तरह के फिगर हैं। थोड़ी पहले वाले जो फिगर है उसमें आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग दिखाई गई है। सो फ्रेंड्स, ये सॉन्ग लर्निंग पाथवे है बर्ड के जो ब्रेन में किस तरह से उसके डिफरेंट रीजन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो दिखाया गया है। तो देखिए जो फिगर 2 है उसमें थोड़ी जो कलरफुल है काफ़ी, उसे आप देखिए, तो उसमें देखिए नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5, 2 2 जगह लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। तो ये 1 पे लिखा है HVC, देन 2 पे RA, इधर 2 पे एरिया एक्स लिखा है, फिर 3 पे LMAN लिखा है, उसके बाद DLM लिखा है, उसके बाद N12th लिखा हुआ है, ठीक है, NX2 इस तरह से जो लिखा है, यानी कि रोमन लेटर्स में ये 12 है, तो ये लिखा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से पहले एक बार देख लीजिए कि कौन से एरिया किससे कनेक्टेड है, कहाँ से एरो कहाँ को जा रहे हैं, तो ये आप चेक कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए पहले, फिर मैं इसको आपको समझाती हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे PDP यानी कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग पाथवे। ओके, तो PDP जो है ये पाथवे, ये न्यूरल पाथवे स्टार्ट होगी HVC से, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो HVC के पास में पोस्टीरियर डिसेंडिंग पाथवे के थ्रू वो वहाँ पहुँचेगी। ओके, HVC से जो वो इंफॉर्मेशन है, HVC आप समझ गए ना, हाई वोकल सेंटर, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है RA पे जाएगी। ओके, RA मैंने किससे बोला था, आपको याद है?
आर ए यानी कि रोबस्ट न्यूक्लियस ऑफ द एक्रोपेलियम, ठीक है, यानी कि एक्रोपेलियम पे इंफॉर्मेशन जाएगी। उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन N12 पे जाएगी, यानी कि जो क्रेनियल न्यूक्लियस, क्रेनियल नर्व्स 12 है वहाँ पे पहुँचेगी। इसके बाद यहाँ से जो ये मोटर नर्व्स हैं ये कंट्रोल करेंगी सिरिंक्स के जो मसल्स हैं उसको, ठीक है। तो उसको मस्कुलर कंट्रोल करते हुए वो उस वॉइस को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, तभी वो आवाज निकलेगी। ओके, तो कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? जो N12 है। ओके, यानी कि NX2 जो आप लोगों ने ये देख रहे हैं ये दरअसल रोमन लेटर्स में 12 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्रेनियल नर्व्स सिरिंक्स के जो मस्कुलर कंट्रोल है उसको ये इनके पास रहेगा, मतलब उसका कंट्रोल, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करते हुए यानी कि किस तरह की पिच निकलनी है, कितनी जोर से निकलनी है, कितनी स्पीड में निकलनी है, वो सब यहीं से कंट्रोल होगा और तब वो आवाज निकलेगी या वो सॉन्ग प्रोड्यूस होगा। अब देखिए दूसरी ओर जो एंटीरियर फोरब्रेन पाथवे है इसमें इंफॉर्मेशन जाएगी HVC पे, ठीक है, यानी कि HVC से ही जो भी काम हो रहा है वो HVC से ही होगा दोनों ही पाथवे में। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन फिर एरिया X में जाएगी। ओके, एरिया X से जो इंफॉर्मेशन है वो DLM पे जाएगी। DLM यानी कि डॉर्सोलेटरल डिवीजन ऑफ द मीडियल थैलेमस में, यानी कि थैलेमस पे जाएगी और यहाँ से फिर जो इंफॉर्मेशन है वो जाएगी LMAN पे। ओके, तो ये LMAN जो है ये है लेटरल पार्ट ऑफ दी मैग्नोसेलुलर न्यूक्लियस ऑफ एंटीरियर नीडोपेलियम, उसका ये पार्ट है। तो यहाँ पे जाएगी। फिर ये जो LMAN है ये लिंक रहता है वोकल लर्निंग एंड वोकल प्रोडक्शन, दोनों ही पाथवे से ये लिंक रहता है एक तरह से, ठीक है। तो ये इसको वापस जो इन दोनों को मतलब वोकल लर्निंग प्लस वोकल प्रोडक्शन पाथवेज को इन दोनों का कनेक्शन होता है RA से। ओके, सो फ्रेंड्स जो RA है फिर ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है सिरिंग से प्लस रेस्पिरेटरी मसल से। ओके, तो इन दोनों की ही हेल्प से ये एक और तो ये सॉन्ग को किस तरह से प्रोड्यूस करना है, कितनी उसमें वाइब्रेशंस जानी है मसल्स में सिरिंग्स की, वो सब ये कंट्रोल करता है। दूसरी ओर रेस्पिरेटरी मसल्स में ये कंट्रोल करके कितनी हवा अंदर आनी है, कितनी स्पीड से आनी है, ये सब ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो ये बर्ड्स हैं इनमें इनकी जो दो डिफरेंट पाथवेज हैं, न्यूरल पाथवेज हैं, उसके थ्रू एक पाथवे से ये अपने सॉन्ग को ये लर्न करती हैं, दूसरे पाथवे से उसको ये बोलती हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो ये फिगर दिखाया गया है इसमें देखो एक जगह लिखा हुआ RA लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो RA पे आप देखिए कि दोनों ही पाथवे, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा वोकल लर्निंग प्लस वोकल प्रोडक्शन, ये दोनों ही पाथवे यानी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो न्यूरल पाथवेज हैं वो सीधे सीधे कनेक्टेड हैं RA से, ठीक है। फिर RA आगे जा करके फिर ये दोनों सिरिंग से भी कनेक्टेड है, देखिए, फिर रेस्पिरेटरी मसल से भी कनेक्टेड है। ओके, तो इस तरह से क्योंकि ये दोनों ही पाथवे से कनेक्टेड है और तो इस वजह से ये क्या करेगा, ये एक और तो गाने को ये याद करने में, उसको लर्न करने में हेल्प करेगा, दूसरी ओर ये गाने को किस तरह से उसको प्रोड्यूस करना है उसके लिए हेल्प करेगा। ओके, तो ये दो न्यूरल पाथवेज ये इन्वेस्टिगेटर्स उन्होंने ये दी हुई हैं और इस पे उन्होंने एक तरह से उनकी ये सक्सेस है कि इस तरह से जो बर्ड्स हैं वो अपने सॉन्ग को प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन कुछ अभी और भी इन्वेस्टिगेशन इस पे हुए तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने ये बताया कि जो भी आवाज़ें इन रीजन्स तक पहुंचती हैं या जो भी फ्रीक्वेंसीज यहाँ तक पहुंचती हैं तो वो वही फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसको पहले ही ब्रेन जो है उसको एग्जामिन कर लेता है। इनके जो मेमोरी, इनका जो टेम्पलेट है, मेमोरी टेम्पलेट जो है वहाँ पे जो इन्होंने अपने सॉन्ग को स्टोर किया होता है, यानी कि जो इनका स्पेसिफिक सॉन्ग की जो मेमोरी इनकी ब्रेन में होती है उससे एक तरह से उसको कंपेयर कर लिया जाता है। उसके बाद ही वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की जो वॉइसेस हैं वो इन पाथवेज से होते हुए तब वो बर्ड अपने सॉन्ग को प्रोड्यूस करती है, उसको गाती है। इस सेगमेंट में आपको PDP यानी कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग पाथवे, जिसके थ्रू सॉन्ग बर्ड्स जो हैं वो वोकल प्रोडक्शन करती हैं यानी कि सॉन्ग को गाती हैं, बोलती हैं, और दूसरा है एंटीरियर फोरब्रेन पाथवे यानी कि AFP। तो ये दोनों ही पाथवे आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे समझाई गई हैं। आप पहले PDP को देखेंगे तो PDP में देखिए यहाँ पे सॉन्ग प्रोडक्शन होता है इस पाथवे के थ्रू, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो HVC से जाएगी RA पे और RA से फिर ये सिरिंग्स की ओर जो क्रेनियल नर्व्स हैं या मोटर न्यूरल नर्व्स हैं
N12 उसके थ्रू ये सिरिंक्स की नर्व्स को ये कंट्रोल करेंगी, और दूसरी ओर यही RA कनेक्टेड रहेगा जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनसे, ठीक है, ताकि ब्रीदिंग के दौरान उस सॉन्ग को प्रोड्यूस करने के लिए जो हवा की मात्रा अंदर आनी है, फोर्स से कितनी आनी है, वो सब ये कंट्रोल कर सके। तो इस तरह से PDP के जरिए ये अपना सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरी ओर AFP के जरिए ये अपने सॉन्ग को लर्न करते हैं। तो आप B वाला फिगर देखेंगे तो देखिए इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ भी HVC से शुरू होगी और इन्फॉर्मेशन जाएगी एरिया X में, एरिया X से DLM में, उसके बाद LM-AN पे, और यहाँ से ये दोनों ही कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि वोकल लर्निंग एंड वोकल प्रोडक्शन पाथवेज दोनों ही ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं RA से, ठीक है। RA आपने इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरह से उसमें सॉन्ग प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे ये जो है सॉन्ग लर्न कर रहे हैं इस पाथवे के थ्रू। ओके, सो स्टूडेंट्स, अपनी बात को प्रूव करने के लिए स्टडीज़ में ये भी पाया गया कि ये जो न्यूरल सर्किट है जो AFP है, ये बर्ड को उसके सॉन्ग को लर्न करने में हेल्प करता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए इन एरियाज पे जो यहाँ पे इस फिगर में दिखाए गए हैं, जैसे LM-AN, DLM या एरिया X, इन पे घाव किए गए और इसका इफेक्ट देखा गया। तो ये पाया गया कि जो ऑलरेडी लर्न सॉन्ग थे, जो अडल्ट बर्ड्स थी जो अपने गाने को सीख चुकी थी, उनके गाने में यहाँ पे घाव करने पे, इन एरियाज पे घाव करने पे बहुत ही कम प्रभाव पड़ा। ओके, क्योंकि उनका सॉन्ग पहले ही क्रिस्टलाइज हो चुका था, जबकि जो जुवेनाइल बर्ड्स थी उनके एरिया X पे जैसे वहाँ पे घाव किए गए, तो ये पाया गया कि वो अपने सॉन्ग को वो क्रिस्टलाइज नहीं कर पाई। और जबकि इन जुवेनाइल के LM-AN एरिया पे जब घाव किया गया तो ये पाया गया कि ये जो सॉन्ग को अपना क्रिस्टलाइज इन्होंने किया था वो एक एबनॉर्मल टाइप ऑफ सॉन्ग था। ओके, तो इस तरह से जो LM-AN है, ये सॉन्ग्स को, जो भी इन्होंने सॉन्ग लर्न किया होता है उसको ये स्टेबल करता है, यानी कि उसको कॉन्स्टेंटली एक तरह से फिक्स कर देता है इनके ब्रेन में, जिसको कि फिर ये आगे गा पाती है। और इसका ये भी मतलब है कि LM-AN जो है, ये जो एडल्ट बर्ड्स हैं उनको नए गाने स्टोर करने से बचाती हैं, यानी कि वो अपने स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग को ही वो लर्न करें, ये LM-AN फिक्स करता है इस बात को। तो एक तरह से ये इनके स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग के लिए ये उसको खराब ना करे या उसको डिटोरिएट ना करे, उसके लिए एक शील्ड की तरह ये वर्क करता है। तो इसीलिए कहा गया कि AFP जो है सॉन्ग की प्लास्टिसिटी के लिए, उसके क्रिस्टलाइजेशन के लिए AFP रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन बर्ड्स के बारे में। आइए देखें कि क्या हार्मोन्स का भी सॉन्ग लर्निंग में कोई रोल है कि नहीं। सो स्टूडेंट, स्टडी से ये पाया गया कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं इनका सॉन्ग लर्निंग या सिंगिंग बिहेवियर में बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कैनरीज पे किया गया। कैनरीज, ये बर्ड आप लोगों को दिखाई हैं यहाँ पे, आप लोगों ने अक्सर ये देखी होंगी, मार्केट में भी देखी होगी। तो इसमें जब फीमेल्स की ओवेरेक्टोमी की गई, ओके, ओवेरेक्टोमी यानी कि उसकी ओवरी निकाल दी गई और उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक मेल स्टीरॉयड हार्मोन है, उससे ट्रीट किया गया। तो इससे इस हार्मोन ने HVC यानी कि हाइपर स्ट्राइटम वेंट्रल पार्स कॉर्डेलिस, इसका एक पार्ट है, उसको, उसकी ग्रोथ को इसने स्टिमुलेट किया। ओके, इस वजह से जो ये बर्ड्स हैं ये सॉन्ग प्रोड्यूस कर पाई और सॉन्ग गाने लगी। हालांकि सिंपल टाइप का ही सॉन्ग ये गाने लगी, क्योंकि कैनरीज जो है ये फीमेल कैनरीज नहीं गाती हैं। ओके, तो जब उन्हें टेस्टोस्टेरोन से उनको ट्रीट किया गया तो इस हार्मोन ने उनके ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट को, जो कि ये सिंगिंग को कंट्रोल करता है, उस पार्ट को इसने स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से ये अपना सॉन्ग गा पाई। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये उतना कॉम्प्लेक्स सॉन्ग नहीं था जितना कि इसके मेल्स गाते हैं, सिंपल टाइप ऑफ सॉन्ग ही ये गा पाई। लेकिन इससे ये तो प्रूव हो ही गया कि स्टीरॉयड हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो HVC की ग्रोथ को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से सॉन्ग प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये बात प्रूव हुई इससे। चलिए और जाने इनके बारे में आगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वोकलाइजेशन इन सॉन्ग बर्ड्स में इंड्यूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इसके लिए ये बात पता चली कि मिड ब्रेन के खास न्यूक्लियाई को उत्तेजित करने से या उसको स्टिमुलेट करने से इन सॉन्ग बर्ड्स में वोकलाइजेशन को
प्रेरित किया जा सकता है। और इस रीजन को, जिसे कि हम मिड ब्रेन का एक खास पार्ट कह रहे हैं, उसे कहते हैं मिड ब्रेन कॉल एरिया। ओके, तो गाने का निर्माण ये माना जाता है कि, और बल्कि ये तो प्रूव ही हो गया है कि फोर ब्रेन के रीजन से ही ये गाने प्रेरित होता है, यानी कि वहीं से इसका निर्माण शुरू होता है, जिसे SCN कहते हैं, या SCN को इसका फुल फॉर्म है साउंड कंट्रोल न्यूक्लियस। ओके, तो जो साउंड कंट्रोल न्यूक्लियस है, अगर हम कैनरीज बर्ड में देखते हैं तो मेल कैनरी में फीमेल कैनरी की तुलना में इनका SCN काफ़ी बड़ा होता है। ओके, और इसकी जो फीमेल्स हैं वो तभी गा पाती हैं जब उन्हें टेस्टोस्टेरोन से ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब है कि इस एरिया में कुछ बदलाव आता होगा उन बर्ड्स में, तभी वो सॉन्ग्स को गा पाती हैं। ओके, लेकिन जो युवा मेल्स होते हैं, युवा मेल्स में SCN छोटा होता है और वो तब तक अपने पूर्ण आकार तक नहीं पहुंचते जब तक कि मेल कैनरी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं हो जाते और गाना शुरू नहीं कर देते। ओके, लेकिन जैसे ही शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान आप देखते होंगे कि ये चुप रहती हैं, और इस समय इनका जो SCN है, यानी कि साउंड कंट्रोल न्यूक्लियस है, ये सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही फिर से इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो उस टाइम पे इन पक्षियों का जो नया गाने का सेट है ये वो सीखते हैं, और उस टाइम पे ही इनका ये SCN बढ़ जाता है। तो जो मेन इनका जो वोकलाइजेशन जो इंड्यूस करने का जो रीज़न है वो है इसका SCN, यानी कि SCN का बड़ा छोटा होना भी इनके जो सॉन्ग प्रोडक्शन है या सॉन्ग को गाने की एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर मेल कैनरी बर्ड्स हैं उनका SCN बड़ा होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा बड़े सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हैं उन युवा कैनरी बर्ड्स की तुलना में, जो जिनका जो सॉन्ग बॉक्स है वो छोटा होता है। ओके, यानी कि SCN छोटा होता है, और ये सब न्यूरॉन्स के बहुतायत में बनने और ख़त्म होने की वजह से होता है। तो ये डिस्कवरी ये मानती है कि जन्म के बाद किसी भी तरह के या कोई न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं, और अगर न्यूरॉन्स में कोई भी बदलाव आते हैं तो ये उसके सर्किट के भीतर की जानकारी को भी उसको भी बदल देते हैं। ओके, तो अगर ये पूरी जानकारी, न्यूरॉन्स के अंदर की जो जानकारी है, अगर वो बदल जाएगी तो जो ब्रेन के सीखने की क्षमता है तो वो भी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि वो अपनी पिछली यादों को एक तरह से भुला देता है इंसान या फिर कोई भी एनिमल, इसके अकॉर्डिंग ये है। ओके, तो इसका परिणाम ये होगा कि ब्रेन क्या करेगा, जो नई यादें हैं उसको स्टोर कर लेगा, और यही जो न्यूरॉन्स की यही बात एनिमल्स की लाइफ में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर यादें मिट गई तो फिर वो नए इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करने लगते हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि कैसे जो बर्ड्स हैं वो सॉन्ग को लर्न करना, उसको पहचानना वो सीखती हैं। ओके, तो इस पे बहुत सारी रिसर्च की गई, और ज़्यादातर रिसर्च जो है यूरोपियन स्टार्लिंग जो बर्ड है इस पे या फिर स्पैरोज पे हुई हैं। तो जो ये रिसर्च जो निकल के आई है, रिजल्ट जो निकल के आया है, ये यूरोपियन स्टार्लिंग्स में रिसर्च किया गया। तो रिसर्चर्स ने ये देखा कि कैसे ये अपने सॉन्ग्स को पहचानती हैं ये बर्ड्स, और उसे इनका ब्रेन सेलुलर लेवल पे कैसे पहचान कर लर्न करता है। तो इस बात पे उन्होंने रिसर्च की। ओके, तो ये जो उनकी स्टडी का जो रिजल्ट था वो 7 अगस्त 2003 में जर्नल नेचर, ये एक फेमस इंटरनेशनल जर्नल है, इसमें उन्होंने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए और दिखाया कि कैसे बर्ड्स में जो इंडिविजुअल न्यूरॉन्स हैं और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं उनको पहचानना, उसकी प्रतिक्रिया को पहचानना इन बर्ड्स ने सीखा है। ओके, तो स्टडी से ये भी पता चला कि ये ब्रेन के एक हिस्से के सेल्स को सीखने की प्रोसेस के दौरान किस तरह से उसमें बदलाव कर देती हैं या उसमें बदलाव आ जाते हैं, और जैसे जैसे पक्षी कुछ गीतों को ये पहचानना शुरू कर देते हैं या सीखते हैं तो इस एरिया की सेल्स खास ध्वनि या जो भी इन्होंने सुना हो उसके लिए, उसके पैटर्न के लिए यहाँ की जो सेल्स हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। इवन अपने आसपास जो भी इन्होंने ऑडिटरी ऑब्जेक्ट की जो इन्होंने आवाज़ें सुनी होगी उसके प्रति ये सेंसिटिव हो जाती हैं, और जो सीखे हुए जो गाने होते हैं उसके लिए या जो भी आवाज़ इन्होंने सुनी होती है उनके लिए सेल्स हाईली सेंसिटिव हो जाती है। ओके, सेंसिटिविटी इनकी बढ़ जाती है, जिससे कि आप संवेदनशीलता भी कहते हैं। तो ये बात ये रिसर्च के दौरान निकल के आई। कहने का मतलब है कि जो इन्होंने सॉन्ग्स या जो आवाज़ें इन्होंने नहीं सुनी होंगी तो उसके लिए ये सेल्स अपनी सेंसिटिविटी नहीं दिखाएंगी, जबकि जो सुनी हुई आवाज़ें होंगी उसके लिए ये अपनी सेंसिटिविटी दिखाएंगी, हाईली
सेंसिटिव हो जाएंगी ये सेल्स। फ्रेंड्स, रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि यूरोपियन स्टारलिंग्स में अलग अलग गीतों को इन गीतों के छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में ये पहचानना सीखती हैं, और ये जो पीसेस हैं इसको मोटिव कहते हैं। ओके, तो ये पहले क्या करेंगे, एक पूरे गाने को सीखने के लिए छोटे छोटे सेगमेंट जिसको मोटिव कह रहे हैं उनको पहले एक मोटिव को सीखेगी, फिर दूसरे को सीखेगी, रिपीट करती रहेगी उसको तब तक कि जब तक कि उसको ये लर्न नहीं हो जाता। उसके बाद ये दूसरा तीसरा मतलब ये जितना कर सकती है उतना करेगी, और उससे इन्हीं मोटिव्स को जोड़ करके फिर ये अपना पूरा सॉन्ग गाती है। तो इन्हीं मोटिव को पहचान करके ये सेम इंडिविजुअल है, इनकी फैमिली का या सेम पॉपुलेशन का है या अलग स्पीशीज है, तो ये गानों में इन मोटिव को ही रिकॉग्नाइज करके अपने फैमिली मेंबर्स या अपनी पॉपुलेशन के लोगों को ये पहचानते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉन्ग लर्निंग इन बर्ड्स या सॉन्ग बर्ड्स के बारे में पूरा लर्न करने के बाद, पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद यही कंक्लूजन निकलता है कि सॉन्ग बर्ड वोकलाइजेशन कई तरह से इनके अपने सामाजिक या अपने समाज में रहने के लिए कई तरह से महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन पक्षियों को या जिन बर्ड्स को अपना गाना नहीं आया या नहीं सीख पाई, जो बर्ड्स या आइसोलेशन में जिनको रखा गया जिस वजह से वो नॉर्मल सॉन्ग प्रोड्यूस कर पाई, तो ऐसी बर्ड्स किसी भी मेट को अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान अट्रैक्ट करने में वो नाकाम होती हैं। तो इसके अलावा हमने देखा था कि जैसे अपनी पर्टिकुलर टेरिटरी को भी मार्क करने के लिए इनको अपना प्रॉपर स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग को गाना जरूरी होता है, जिससे कि वो अपने उस पर्टिकुलर टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर पाए। और इसी तरह से अगर इन्होंने सही तरीके से अपना गाना नहीं सीखा है तो इसका क्या असर होगा कि जो दूसरी सॉन्ग बर्ड्स हैं, अगर उसके साथ में एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए इन्हें फाइट करना हो, तो अगर उसे अपना गाना परफेक्टली नहीं आता है और वो बिल्कुल नॉर्मल टाइप ऑफ सॉन्ग अगर वो प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसी बर्ड इस तरह की दूसरी बर्ड से compete नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से न उन्हें टेरिटरी मिलती है और न ही उन्हें कोई मेट उनको वो अट्रैक्ट कर पाती हैं। तो इसका असर उनकी पूरी लाइफ में होता है। ये बिल्कुल दूसरे इंसानों की तरह ही है, जैसे इंसानों में ही है। अगर कोई इंसान अगर अच्छी तरह से सारे ही अगर गुणों से अगर वो परिपूर्ण ना हो तो कई जगह वो मात खा जाता है। अगर पढ़ाई ना की हो सपोज, तो हम देखते हैं कि अगर जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की आवभगत होती है तो वहां पर उसको पूछा नहीं जाएगा। तो ऐसी कई सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, अगर हम लोगों को नहीं आती हैं और जिन्हें आती हैं तो उनके सामने हम पिछड़ जाते हैं, है ना। तो वैसे ही इन बर्ड्स के लिए भी है कि अगर इनको अपने सॉन्ग अच्छी तरह से नहीं आया तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाती हैं। तो इसीलिए जो सॉन्ग बर्ड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है उनका सॉन्ग का गाना ही है। ओके, तो इस वजह से उनको अपना सॉन्ग डेवलप करना होता है, क्योंकि बिना सॉन्ग को डेवलप करे वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती हैं, अपने पॉपुलेशन में, अपने ग्रुप में वो एडजस्ट नहीं हो पाती हैं इस वजह से। और मतलब समझ लीजिए उनकी पूरी की पूरी प्रोग्रेस, उनकी लाइफ जो है इसी सॉन्ग पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए गाना जो है, अपनी स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग को गाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये बर्ड बिना सीखे भी गाती हैं। ये इनका एक इंस्टिंक्ट प्रोसेस है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है, देखो, द नीड टू सिंग इज इंस्टिंक्चुअल, however what song to sing has been found to be learned। यानी कि जो गाने की जो जरूरत है वो इनका इनेट बिहेवियर है, जबकि कैसा गाना ये गाएंगे या किस तरह का गाना इन्हें गाना है वो एक लर्न बिहेवियर है, जिसे कि ये अपने पिता से या अपने से जो बड़े हैं उनको उनसे सुन करके ये तब आगे जाके अपने मैच्योर होने पे उस सॉन्ग को ये गा पाती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो सॉन्ग बर्ड्स हैं इसमें हमने देखा कि अलग अलग सॉन्ग बर्ड का गाना अलग अलग होता है। ये स्पीशीज स्पेसिफिक सॉन्ग है ना, और इनकी लर्निंग की प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। हालांकि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो सभी बर्ड्स के लिए एक समान है। ये हमने देखा था अपने इस पूरे लेक्चर के दौरान। और हाँ, एक और बात की कुछ में हमने जैसे देखा लर्निंग की जो एबिलिटी है, कुछ बर्ड्स में हमने देखा था कि वो अपनी थ्रू आउट लाइफ में वो सॉन्ग को, किसी भी तरह के सॉन्ग या वॉइस को वो कैप्चर कर सकती हैं, उसकी मिमिक्री कर सकती हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ में अपनी एक पर्टिकुलर सेंसिटिव फेज के दौरान ही इनको उस सॉन्ग को सुनना होता है, तभी वो आगे जा करके उस सॉन्ग को गा पाती हैं।
सो फ्रेंड्स, कुछ बर्ड तो हमने देखा था कि बहुत ही ऐसी नकलची हैं कि जैसी भी आवाज़ें निकालो उस तरह की वो आवाज़ को कॉपी कर लेती हैं या उस तरह के सॉन्ग को वो कॉपी कर लेती हैं जैसा कि वो सुनती हैं। जबकि दूसरी ओर कुछ हमने ऐसी भी देखी थी कि उनको उनके एग्जैक्ट यानी कि उनके सेंसिटिव टाइम में ही उनको मतलब जब वो जुवेनाइल हैं तो उस टाइम पे उनको अपने पिता को गाते हुए सुनना चाहिए, तभी वो उस गाने को अपनी लाइफ में गा पाती हैं। और गानों को वो पूरा एक साथ ना गा करके उसको पीसेस के फॉर्म में लेती हैं, उसको फिर रिपीट करती हैं। उसके बाद फिर वो अपना स्पेसिफिक सॉन्ग को एक साथ में गाती है, यानी कि मोटिव के फॉर्म में हमने देखा था। सॉन्ग्स जो हैं ये किसी सोर्स से यानी कि अपने या जैसे हमने देखा एक्सपेरिमेंट के दौरान लाइव ट्यूटर से या फिर ये किसी टेप रिकॉर्डर से सुन करके, इस तरह से ये सोर्सेज हो सकते हैं इनके गाने को कैप्चर करने के। लेकिन मोस्टली हमने देखा था जो लाइव ट्यूटर्स हैं उससे जो गाना ये बर्ड सीखती थी वो उसको ये जल्दी कैप्चर कर लेती थी, यानी कि उसको अच्छे से बहुत जल्दी सीख जाया करती थी। जबकि वो बर्ड जो बिल्कुल आइसोलेशन में पली थी, हमने देखा कि उनका गाना बिल्कुल सिंपल टाइप का वो गाना डेवलप करती हैं। और कुछ तो इतनी एक्सपर्ट थी कि वो उन्हें पता होता है कि कहाँ पे उनको किस तरह का पिच उन्होंने देना है, साउंड देना है, कितने उसको स्पीड में गाना है। तो ये सारे नोट्स उनको अपने सॉन्ग्स के पता होते हैं। तो ये बर्ड्स अपने आप में आश्चर्यजनक हैं अपने इस बिहेवियर को लेकर के। इसके अलावा मुझे जो बर्ड माइग्रेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो किस तरह से अपना पाथ फाइंड कर लेती हैं, एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम इंसान तक इस तरह का नहीं कर सकते, तो ये कैसे कर लेती हैं। तो कई सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हम अगर अपने को और उन्हें आपस में कंपेयर करें तो क्योंकि वो हमसे हमने उनको छोटी कैटेगरी में रखा हुआ है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नीचे रखा हुआ है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर हमने अपने को रखा है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक जो प्राणी है, हर एक इंडिविजुअल है, स्पीशीज़ है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो इसी नोट के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको सॉन्ग लर्निंग इन बर्ड्स या सॉन्ग बर्ड्स अच्छे से समझ में आया होगा और आपने कई इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके बारे में जानी होगी। आई होप यू विल डू वेरी बेस्ट इन योर स्टडीज़। थैंक यू।